अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद की जाएगी और इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुकदमात कायम होंगे। आम तौर पर सियासी मामलात के अंदर जब ये रविश इख्तियार की जाए तो दो तीन सूरत हाल हमारे सामने नज़र आती हैं कि या तो आपके मद्दे मुकाबले एक ऐसी पार्टी है जो दहशत गर्दी में मुलविस है, इंतहा पसंदी पे मुलविस है, कोई जैश है, कोई लश्कर है, कोई सिपाह है, वो जमात है जो मुल्क के अंदर बम धमाके कर रही है, सुसाइड अटैक कर रही है। तो उसके ऊपर तो आप इस तरह की बात करें कि हम उसको कालअदम करार देने लगे हैं, तो आम तौर पर पाकिस्तानी कौम हुकूमत से पहले मुतालबा करेगी कि ये जमातें वो हैं जो पाकिस्तानी कौम के बेटों को शहीद कर रही हैं, आप इसके ऊपर आगे चलिए। लेकिन एक सियासी जमात, एक दूसरी सियासी जमात, और दूसरी सियासी जमात भी वो जो लास्ट इलेक्शंस के अंदर बाकी सियासी जमातों से ज़्यादा वोट लेकर आई, ज़्यादा नशिस्तें जीत कर आई, उसके ऊपर जब ये बात करें तो सियासी दानिशमंदी का मुकम्मल तौर पर ये कहना चाहिए कि जब ख़ात्मा हो जाए ना तो फिर इस तरह की मूव की तवक्को की जा सकती है। सियासी ख़ुदकुशी के मुतरद्दिफ़ कह लीजिए इसको आसान लफ्ज़ों में। वो सियासी जमातें जो एक बड़ी सियासी जमात के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करने जाएंगी, वो एक गड्ढा खोद रही हैं जिस गड्ढे में उनका ख्याल यह है कि पीटीआई गिरेगी। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीटीआई तो जब उस गड्ढे में गिरेगी उससे पहले वो जमातें जो इस मूव को आगे बढ़ाएंगी वो उसके अंदर उससे पहले गिरेंगी फॉर श्योर। और ये इस गड्ढे में गिरने का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये रविश आम तौर पर सियासत के अंदर काबिल कबूल नहीं समझी जाती। माजी के अंदर पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। जब 71 के वाक़यात हमारे सामने नज़र आते हैं तो उस वक्त अवामी लीग को बैन कर दिया या ने, उनके जो कैंडिडेट्स जीते हुए थे उनमें से कईयों को नाअहल करार दे दिया और वहाँ पर मनपसंद लोगों की नॉमिनेशन कर दी। तो उसका अंजाम क्या हुआ हम भूल चुके हैं या याद है हमें? नेशनल अवामी पार्टी बैन कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, नैब से एएनपी बन गई। फिर उसके बाद केपी के अंदर जिस तरह की आउटफिट्स बनी, ये लश्कर जैश सिपा 90 की दहाई के अंदर या जिहाद अफ़गानिस्तान के बाद जो कुछ हुआ वो भी हमें वाक़यात याद हैं कि हम भूल चुके हैं। अगर पीटीआई की सियासत काबिल कबूल नहीं है, और मेरे ख़्याल में उनकी सियासत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल कबूल नहीं है, मैं खुद उनका नाक़िद हूँ कि वो अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ निकालते हैं, ऐसे ऐसे अलकाबात से पुकारते हैं जो काबिल कबूल नहीं है। सियासत के अंदर कुछ रख रखाव होता है, मरवत होती है, उन्होंने उसका ख़ात्मा कर दिया। दूसरे को चोर डाकू से नीचे तो पुकारना पसंद ही नहीं ना करते। लेकिन इसकी जिन्हें तरबियत देने वाले थे, जिन्होंने नया पाकिस्तान का मॉडल क्रिएट किया था, जिन्होंने ये चोर डाकू की ललकार करार देकर नून लीग की मुंतखब हुकूमत को गिराया था और पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाया था, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो क्यों नहीं उस सोच के ख़िलाफ़, उस इस्टेब्लिशमेंट के किरदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये पूरा सेटअप खड़ा किया था और उस सेटअप को गिरा के नून लीग को हुकूमत दिलवाई थी। आर्टिकल 6 समथिंग वेरी सीरियस। हम इतने बेहुदा तरीके से ये बातें करते हैं कि बाज़ औक़ात उन चीज़ों की, उन आर्टिकल्स की जो कदर मंजिलत है ना, हम उसको गवा देते हैं। आर्टिकल 6 आइन तोड़ने के ऊपर लगना चाहिए, लेकिन नून लीग ने जनरल मुशर्रफ के ऊपर जब आर्टिकल 6 लगाने की कार्रवाई कोशिश की थी, उसके बाद नून लीग के ख़िलाफ़ क्या हुआ था, नून लीग को अच्छे से याद होगा। तो अपने सियासी मुखालिफ के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कि हम तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं, इसके ऊपर तो फ़ॉरेन फंडिंग है और ये पता नहीं दुश्मन से मिल गई है, आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, वो बातें करने से पहले आपको अपने किरदार के ऊपर गौर करना चाहिए। नून लीग पीटीआई ने जो 9 मई किया, क्या वो दुरुस्त काम था? बिल्कुल नहीं था। यौम स्याह उसको बिल्कुल सही कहा। उसके लोग जो मुलव्वस हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और शफाफियत के साथ मिलनी चाहिए। वो सलूक नहीं होना चाहिए जो डॉक्टर यास्मीन या सरम जावेद के साथ हो रहा है, वो भी काबिल कबूल नहीं। सबूत लाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, जिसको जो सज़ा मिलती है 2 साल, 5 साल, 7 साल, उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सियासत के अंदर वो रवायात अपनाएं जो कल को जाके आपके लिए फांसी का फंदा ना बन जाए। शहबाज शरीफ साहब मेरे ख़्याल में पीएमएलएन की सियासत को पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने वाले सबसे ज़्यादा अगर किसी शख्स को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक पॉपुलर जमात जो पंजाब के अंदर 2018 के इंतखाबात और उसके बाद 4 साल पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक पावरफुल पोलिटिकल पार्टी थी पंजाब में। जितने बाई इलेक्शन हुए थे, एक सूबाई की नशिस्त सियालकोट की हारे थे, बाकी सारे के सारे 13 या 14 इलेक्शन थे पंजाब के, वो भी इवन केपी के अंदर जो बाई इलेक्शन थे वो भी पीएमएलएन जीत गई थी 4 सालों में। 2 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसी नून लीग का वोट पंजाब के अंदर नापैद हो गया। 2018 में हम लाहौर, फैसलाबाद, ये नारोवाल, सियालकोट, इन हलकों में जाते थे तो नून लीग डोमिनेट करती थी इन हलकों में। 2024 में पीटीआई डोमिनेट करती थी इन हलकों में। क्यों? 1.5 साल के अंदर ऐसी क्या काया पलट हुई? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक की। वो जो नारे लगाते थे वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, उसके छोड़ के
जब उनके ऊपर इमरान खान कहते थे ये बूट पॉलिश करते हैं, जब वो तर्ज सियासत इन्होंने बूट पॉलिशी वाला अपनाया तो उसके बाद इनका वोट ख़त्म हो गया और ये जारी रहेगा। ये तनज़ली का सफ़र है जब तक अपनी सियासत दुरुस्त राह पे लाएंगे नहीं। फ़ौज को गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, ये काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक जैसे नून लीग ने किया था नहीं करना चाहिए। अदारों का एक रख रखाव है वो रखना चाहिए, लेकिन ना उनके कंधों पे चढ़ के हुकूमत में आना चाहिए और ना उनके कंधों पे बंदूक रख के फायर करने चाहिए। अपनी सियासत करें अपने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए, उनको सिर्फ कहें कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें, इससे ज़्यादा आपका रोल नहीं है। आज जो अता तारड़ का बयान है वो आपको सुनवा दूँ, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगाने का इस मुल्क के साथ खिलवाड़, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश, 9 मई के हमले एस्टैब्लिश, साइफर का केस एस्टैब्लिश, अमेरिका में रेजोल्यूशन एस्टैब्लिश। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। असेंबली तोड़ना आइन की क्लियर खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 लगता है इसके ऊपर। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। तीनों अशखास के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। कुछ मखसूस लॉबियां वहां मौजूद हैं बैरून मुल्क, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया। पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। ये गद्दारी के मुर्तकिब जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, आबिद शेर अली साहब हैं, शाह खावर साहब हैं, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, PTI पे पाबंदी और आर्टिकल 6 दोनों के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल। मलिक साहब, अफसोसनाक दिन है आज पाकिस्तान की सियासत में कि ऐसी जमातें, खुसूसन मुस्लिम लीग नून, मैं ये समझता हूँ कि उनके जो सदर हैं, सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका एक बड़ा तवील पॉलिटिकल करियर है और उनके असल सियासी सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ 1993 में, जब उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डिक्टेशन नहीं लूँगा। वो सफ़र जो उनका उस वक्त से शुरू हुआ, आज उसका इख्तिताम जो नज़र आ रहा है वो इस चीज़ पे कि जो हुक्म मेरे आका। एक सियासी जमात को ये कतन ज़ेब नहीं देता कि जो इतने तल्ख तजर्बात से गुजरी हो, जिसने सब कुछ खुद भी फेस किया हो, आज वो गुलामी का गले में तौक पहने ये कहे कि सियासी जमात जो है एक और, उसको हम बैन करने जा रहे हैं। इस मुल्क में जिस चीज़ को बैन करने की ज़रूरत है वो सियासत के अंदर मुदाखलत है। उसको बैन करने की कोई सियासी जमात बात नहीं करती। तमाम सियासी जमातें इस चीज़ के ऊपर कल्बी तौर पर, जहनी तौर पर यकसू हैं कि हमने जिनकी सियासत के अंदर मुदाखलत बैन होनी चाहिए उनके साथ हमने अलाकार बनना है, उनको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके हुकूमत में आना है। उस बैन करने को वो उस तरफ नहीं जाते ये। और आज नतीजा ये है कि हमारा मुल्क माशी तौर पर बहुत गैर मुस्तहकम है। आज इस मुल्क के अंदर आम लोग अपनी उनकी जिंदगी गुजारना अजीरन हुई है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। बजाय इसके कि बेटर सेंस प्रिवेल करे तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स में, वो बैठकर मामलात का हल निकालें, ये मामलात को मजीद कशीदगी की तरफ लेके जाएंगे। आर्टिकल 6 2 साल पहले एक वाकया होता है, वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए अपने मुंह पे मारना चाहिए। 2 साल बाद आप उठकर कहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद के वक्त जो किरदार था सूरी साहब का, आरिफ अलवी साहब का, हम आर्टिकल 6 के मुकदमात इनके ऊपर चलाएंगे। 2 साल गुजर चुके, आपकी बीच में हुकूमत भी रही 16 महीने, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया। आज ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार को मजीद फैलाया जाए। वैसे उसकी रेजोल्यूशन फवाद चौधरी ने मूव की थी, उसका नाम नहीं लिया उन्होंने। जी हाँ, वो एक उन्होंने आर्टिकल 5 की एक अजीब सी ओबीडियंस टू द स्टेट वाली शिक को इन्वोक करके अजीब सी गुफ्तगू की। आबिद शेर अली साहब से पूछा। आबिद शेर अली साहब, आप सियासी मैदान के अंदर सोचते हैं कि एक ऐसी सियासी जमात जो आपसे ज़्यादा नशिस्तें जीती थी 8 फरवरी को, उसको आप बैन कर दें? आप गवर्नमेंट है इस वक्त। देखिए मलिक साहब, मैंने भी अभी अता तारड़ साहब का बयान सुना, अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस फाइल करेंगे। उसका तरीका यही है, पहले कैबिनेट अप्रूव करती है। अच्छा देखिए, हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं होता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाए, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने के बाद उस वक्त MQM के ऊपर बैन लगा। उस वक्त ये तमाम कोई पॉलिटिकल पार्टी बशमूल PTI के किसी ने उफ तक नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि ये
एकदम गलत है और अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तमाम प्लेयर उसी वक्त थे। उमर अयूब साहब आज बड़ा चीख रहे हैं। उमर अयूब साहब उस वक्त बैन नहीं हुई रिसेंट पास में। एमके पाकिस्तान के नाम से सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में थी, डिस्टिंक्शन हो गया एमके लंदन और एमके पाकिस्तान। किस तरह किसने तोड़ा उनको, किसने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, किस तरह उनकी लीडरशिप को टीवी पे नहीं आने दिया। उसके बावजूद उमर अयूब साहब की आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था। उमर अयूब साहब उस वक्त आप तहरीके इंसाफ को बैन करने की हिमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं? सीधा जवाब दें। मैं सर आपको पूरा जवाब दूंगा इसका। अब उमर अयूब साहब बैठे हैं, आपको याद होगा जवेद हाशमी साहब जो इनका हिस्सा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा था जनरल मुशर्रफ के दौर में। 4 साल उस शख्स ने जेल के अंदर काटा। जब उसको फालिज का अटैक भी हुआ वो जेल में रहा, उसको बाहर नहीं आने दिया गया। आर्टिकल 6 लगाया। क्या जवेद हाशमी साहब ने एक लेटर तकसीम किया जिसकी ये पादाश में ये उमर अयूब वगैरह उसी का हिस्सा थे। मलिक साहब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैन के हक में नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी ने कहा है कि हम बैन लगाएं। सुने, फॉरेन फंडिंग का केस हुकूमत के सामने नहीं है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आप तहरीके इंसाफ के बैन की हिमायत करते हैं? सर देखें, सीधा जवाब दें। आप पीटीआई को बैन करने की हिमायत करते हैं कि नहीं करते? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैन के हक में नहीं हूँ। आप लगाएंगे? मेरा ये जवाब है कि ये उन्होंने कहा कि रेफरेंस फाइल करेंगे, तरीका यही है। नहीं कोई ये तफसील की बात है। लेकिन किसी पॉलिटिकल शाह खबर साहब से पूछते हैं। शाह खबर साहब, ये आमतौर पर पाकिस्तान में अवामी लीग की मैंने मिसाल दी, फिर नैब की मिसाल दी, ये कोई अच्छी मिसालें नहीं है हमारी तारीख के अंदर। तहरीके इंसाफ को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे का पॉलिटिकल फील्ड में मुकाबला करना चाहिए, किसी को टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट नहीं करना चाहिए। इसमें बिल्कुल ये हटल हकीकत है कि पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी जमात जो है, उसके हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो एमर्ज हुए, को कि उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। तो मैंडेट को तस्लीम करना और उसकी अहमियत को जो तस्लीम करना, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। ये जमहूरियत की रूह है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन करने वाली प्रोविजन ज़रूर मौजूद हैं। वो अलग बात है कि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है उसको प्रूव करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह करता हूँ, जो एक मिक्स कंसेप्शन फैल रहा है, जो कि डिस्कशन हो रही है, वो ये हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार नहीं है। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप के बाद ये है, वो ये है कि सेक्शन 17(2) जो है आईन पाकिस्तान की, वो ये कहती है कि जब फेडरल गवर्नमेंट मुतमईन हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वो एक डिक्लेरेशन इशू करके उसको बैन कर सकती है, एक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। लेकिन उसके लिए लाजम है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उसका एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी कि क्या जो मवाद जो नोटिफिकेशन है उसमें सफिशेंट कॉज मौजूद है या नहीं है। अगर वो उसको रिजेक्ट कर दे तो वो डिफीट हो जाएगी, और अगर वो उसको अपहोल्ड करे तो उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर वो दफ़ा 213 के तहत वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो न सिर्फ बैन होती है, बल्कि उसके जितने अरकान असम्बली हैं, चाहे कौमी असम्बली है, सेनेट है, सूबाई असम्बली है, इवन लोकल बॉडीज़ के, वो तमाम रिमेनिंग टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि एक चीज़ मुझे तहरीके इंसाफ को बैन होना चाहिए। मैं तो पहले कह दिया कि देखें, ये जब फॉरेन फंडिंग का केस हुआ था, तहरीके इंसाफ को बैन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए। सियासी मैदान में सियासी मुकाबला करें। एक चीज़ जो सलमान अकरम राजा साहब, हमने आपसे पिछले हफ्ते भी डिस्कस की थी, अज़मा बीबी भी साथ थी, उस वक्त लगता था कि शायद ये अभी क्या सराई है, लेकिन ये क्या सराई नहीं थी, इसकी तैयारी थी और आज उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई। अब इसके ऊपर आपका रद्दमल और स्ट्रेटजी और हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, एक बचकाना सी हरकत है। मुझे तो ये सोचकर अफसोस होता है कि हमारा मुल्क किस सतह के लोगों के इस वक्त कब्ज़े में है। कौन ये मंसूबा साज हैं जो बैठकर ये सोचते हैं? ये बिल्कुल मुझे लगता है कोई खिलंडरे से बच्चे सड़क से उठकर अंदर आते हैं और सोचते हैं ये हम कर दें। इसमें ना फरासत है, ना इसमें कोई तारीख़ का इदराक है, ना इसमें कोई मुस्तकबिल की
समझ है, ना हाल के हवाले से ये सोचते हैं कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाकर लोगों को मायूस करके हम इस मुल्क के लिए क्या हासिल करेंगे। तो मुझे तो अफसोस होता है। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा, कोई बैन नहीं कर सकता PTI को, कोई अदालत ये नहीं करेगी। बैन एक मजाका खेज बात है। नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया था 1975 में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रेफरेंस की और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई एक अफसोसनाक फैसले में उस बैन को अपहोल्ड किया। उसका नतीजा क्या हुआ? देखिए, दो नताइज हुए। एक तो ये कि अवामी नेशनल पार्टी बन गई। बहुत से लोग जो नेशनल अवामी पार्टी के थे उन्होंने नई जमात अगले दिन खड़ी कर दी अवामी नेशनल पार्टी के नाम से, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे उसका नेमुल बदल नहीं थी नेशनल अवामी पार्टी का। बहुत से लोग जो नेशनल अवामी पार्टी के साथ थे वो अवामी नेशनल पार्टी में नहीं आए, वो तितर बितर हो गए। सियासत में एक खला पैदा हुआ। उस खला को फिर उन लोगों ने पुर किया जिनके खून आशाम जो हरबे हैं उनसे हम आज तक हम खौफजदा भी हैं और परेशान भी हैं। तो मुल्क में आप जब एक वैक्यूम, एक खला पैदा करते हैं तो उस खला को कौन पुर करेगा ये आपके इख्तियार में नहीं होता। PTI इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। मुल्क का जो यूथ है, जो तबका है 25 से आप कह लीजिए 40 साल तक की उम्र का, उसमें एक बहुत ही बड़ी तादाद इस जमात के साथ मुंसलिक है। आइंदा के बारे में जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो उम्मीदें रखते हैं, वो इस जमात से मुंसलिक हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन तमाम लोगों को मुतनफ़र करते हैं रियासत से। और देखिए, PTI कोई लिसानी जमात नहीं है, इसकी सियासत लिसानियत पर मबनी नहीं है, ये सूबाई जमात नहीं है, ये किसी फ़िरके से मुंसलिक जमात नहीं है। ये पाकिस्तानियत का जो हमारा एक राइज तसव्वुर है, ऐन उसके वस्त में खड़ी हुई एक जमात है। ये हर तरह से पाकिस्तान के तमाम उन नज़रियात को उजागर भी करती है, उनको आगे लेकर भी चलती है जिनको हम समझते हैं कि पाकिस्तानियत का वो एक अहम तरीन जुज़्व हैं। नज़रिया पाकिस्तान आप कह लें, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ऐसी जमात को अगर आप कहते हैं, जबकि वो पार्लिमान में भी सबसे बड़ी जमात हो, वो माशरे में भी सबसे बड़ी जमात हो, कोई इंतहाई बेवकूफ़ शख्स ये सोच सकता है कि ऐसी जमात को वो बैन करेगा और मुल्क जो है वो चलना शुरू हो जाएगा तरक्की और फलाह की राह पे। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि इस बैन से ज़्यादा हम उन लोगों की फ़िक्र करें जिन्होंने ये सोचा कि वो ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनको हजीमत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन ये सोचने वाले जो लोग हैं असल में इस मुल्क के वो दुश्मन या नादान दोस्त हैं जिनसे हमें छुटकारा हासिल करना हो। क्या PMLN खुद ये सोच रही है? ये एक सवाल है जो मेरे जहन में आता है। क्या नवाज शरीफ ये सोच रहा होगा कि PTI को बैन कर दूं ताकि उसकी पार्टी के लिए खुला मैदान हो जाए? तो मेरा जवाब तो नहीं में आता है। नवाज शरीफ कम अज़ कम, अगर वो सियासतदान ही वही है सियासतदान जो पिछले 15-20 साल इस्टेब्लिशमेंट से उसकी हर दूसरे साल लड़ाई होती थी, तो फिर तो उसके दिमाग में ये सोच नहीं आनी चाहिए। शहबाज शरीफ का एक छोटा सा बयान है जो FB उन्होंने दिया, लेकिन गलत जगह पे वो बयान आया, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल थी, जिसमें वो कहते हैं कि कोई दबाव नहीं लूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। ज़रा सुन लिए, फिर मैं आगे इसके ऊपर गुफ्तगू बढ़ाता हूँ। I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. मुस्तफ़ा साहब, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि PMLN वो बेचारे फंस गए हुए हैं। अब भाग भी नहीं सकते, क्योंकि पहले भागने की हुकूमत साजी के वक्त कोशिश की थी तो वो लियाकत साहब जो थे कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो रात के 12 बजे जरदारी साहब और शहबाज साहब ने बैठ के इत्तेहाद बना लिया। अब दोबारा इन्होंने इस्तीफ़े की बात की है तो उससे कोई बड़ी चीज़ आ जाएगी। दे आर प्रॉबेबली हेल्पलेस इस वजह से कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मलिक साहब, कॉम्प्रोमाइज का मदर ऑफ ऑल कॉम्प्रोमाइज कि आप कॉम्प्रोमाइज भी एक छोटा लफ्ज नजर आता है, तो उसके बाद फिर आपके पास वो गुंजाइश नहीं रह जाती। जब आप कोई फायदा हासिल कर लेते हैं और गैर कानूनी गैर आईनी फायदा हासिल करते हैं, और इससे बड़ा फायदा क्या होगा कि अवामी मैंडेट के अगेंस्ट फॉर्म 47 आपको हाथ में पकड़ा कर असेंबलियों के अंदर पहुंचा दिया जाए तो फिर आप बात नहीं कर सकते। फिर आप पाकिस्तान के मफाद की भी जो बात हो तो आप आगे खड़े नहीं हो सकते और ये नहीं कह सकते कि जनाब ये काम हम बतौर सियासतदान भी नहीं इसलिए करेंगे कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है, इससे मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा। एक जब पूरी वफाकी जमात को जब आप बैन करने की जानिब चल पड़ेंगे तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा? क्या इसके ऊपर इदारे रिएक्ट नहीं करेंगे, जुडिशरी रिएक्ट नहीं करेगी? वही जुडिशरी के जिसने आज से चंद दिन पहले उन्होंने PTI को बतौर सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने उसको तस्लीम किया, तमाम जजेस ने उसको तस्लीम किया। आप जो उस फैसले के अंदर 8 जज तो एक तरफ
जो बाकी जज थे, क्या उन्होंने पीटीआई की हैसियत को तस्लीम नहीं जो किया? सीटों का हक था वो 11 जजेस ने तस्लीम किया। जी हाँ, और एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट की ये तस्लीम कर रही है उनकी सियासी जमात की हैसियत, और आप उसके 2 दिन बाद उनको जवाब देने के लिए आप खड़े होकर कहते हैं कि हम उसी जमात को बैन करने के लिए चले। तो मुल्क अगर इंतशार की तरफ जाता है, अगर खुदा न खास्ता मुल्क मजीद बहरान की तरफ जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के कंधों पर, पीपल्स पार्टी के कंधों पर और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर होगी कि आपने जानते बूझते हुए मामलात को आप इस नहज पर ले गए जहां पर मुल्क को नुकसान हो। हम किसी भी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते मलिक साहब। लोग इस वक्त जो जुलाई और अगस्त के बिजली के बिल आने लोगों को, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे। 50% पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। 50% पाकिस्तानी, ये आधा मुल्क इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है। और उस मुल्क के अंदर जहां पर माशी हालात इतने कठिन हो चुके हो, लोग अपना किचन ना चला सक रहे हो, लोग अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हो, मुल्क छोड़कर जा रहे हो, वहां पर आप फिर एक नया फसाद खड़ा कर देते। और ये फसाद है संगीन नोयत का। सियासी पार्टी का पीटीआई है। जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो एक ऑर्डर पढ़ के सुना रहे थे तो इन्होंने अभी तज़किरा किया कि जजों ने क्या कहा, तो जस्टिस मंसूर की ज़ुबानी सुन ले कि कोर्ट जिसके पास आर्टिकल 5 लगा और जस्टिस बुंदियाल ने उसको स्ट्राइक डाउन करके असम्बलियाँ बहाल की, उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने का जिक्र नहीं वहाँ कहीं किया। उसी सुप्रीम कोर्ट से बैठे हुए जजों ने पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया और कहा कि सीटें भी उन्हें की हैं। सुनिए जस्टिस मंसूर ने क्या कहा। It is declared that for the purposes and within the meaning of paragraphs D and E of clause 6 of Article 51 and paragraph C of clause 3 of Article 106 of the Constitution, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. आबिद शेर अली साहब, या तो अपनी लीगल टीम आप बदलिए या सियासी जो आपकी सोच है ना उसके अंदर कुछ ऐसे लोग डालिए जो सियासी अंदाज में ही सोचते हैं। देखिए मलिक साहब, हमारी पॉलिटिकल सोच है और नवाज शरीफ साहब कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाते, क्योंकि वो इस खुद इन मामला से गुजरे। जिस तरह PMLN पे पाबंदियां लगी गई, PMLN को 2018 में जिन प्रोसेस से गुजारा गया, 2018 के बाद गुजारा गया, वो PTI उस चीज़ का हिस्सा रही है। लेकिन अगेन ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और लीगल डिबेट है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हुकूमत एक रेफरेंस दायर करने उनका राइट बनता है, करना भी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें देखें एक बहस तलब है। अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड करती है या स्ट्राइक डाउन करती है, ये उसका मसला है। हमने कभी भी विक्टिमाइज नहीं किया किसी बंदे को, ये उनके 9 मई के किए हुए काले करतूत हैं। आप भी उसके शायद हैं। जिन लोगों ने आग लगाई, जो लोग कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं हुआ मलिक साहब। आपको ये किसने इख्तियार दिया, आपको किसने सोच दी कि अगर आप वजीर आज़म हैं तो सब कुछ ठीक है? अगर आपके कहने पर जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जाता, वही लोग आपको जहाज़ों में भर कर लाकर प्लेट में हुकूमत देते हैं, तो उस वक्त अमेरिका का दबाव नहीं होता। अब जब आपको गिराया जाता है, आप कहते हैं जी अमेरिका ने गिरा दिया, जब बनाया था वो किसने बनाया था? और जब आप इक्तदार के नशे में थे, आप इक्तदार के नशे में आपने हर वो अमल। इमरान की हुकूमत किसने बनवाई थी? ये जनरल फैज़ हमीद ने। तो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर फिर आप आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाए? देखें ये अदालतें और सारा निजाम नहीं, आपकी हुकूमत ने मूव करना है ना आर्टिकल 6 के दौर, जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट किया नहीं था, वो आपने सजा भी भुगत ली भुगती, लेकिन किया नवाज शरीफ के। अब आपने आर्टिकल 6 लगाना है तो उनके खिलाफ लगाएं जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई। शरीफ साहब ने जो बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत किसने गिराई थी? मलिक साहब, बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत किसने गिराई थी? फैज़ हमीद ने। आपके शेर का निशान सेनेट इलेक्शन में किसने छीना था? और जजेस ने। वो जो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 कैसे कह सकते हैं आप कैसे इसको एग्जाम्पशन दे सकते हैं? लगाए ना आर्टिकल 6 फिर उन जजों के खिलाफ जनरल फैज़। बाबा डैम का क्या नाम था जरा? साकिब निसार पर, उसको कैसे छोड़ दें? ये सारे उस वक्त लगाए ना जी आर्टिकल 6 लगाए। कौन बैठा हुआ था उस वक्त जब नवाज शरीफ को तकरीर तक बैन की उन्होंने? खोकर साहब, नवाज शरीफ को टीवी पे दिखाना बंद किया आपने, इमरान को बैन कर दिया आपने भी वही काम किया। मैं तब भी कहता था गलत है, आप भी कहता हूं। इन्होंने तो सहाफियों के ऊपर गोलियां चलाई। अब सारा आलम को भूल गए आप।
अफ्तार आलम को राज चलते उसने गोलियां मारी और ये हंसते थे। फवाद चौधरी साहब सारे आके टीवी पर ऐसे सीना तान के बात करते थे। मुझे हमारे हुकूमत में इस तरह की फस्तायत नहीं है। जिसने अफ्तार आलम को गोली मारी आपने उसको पकड़ लिया? और आप बताएं किसने मारी? आप जिसके मारी पकड़े हैं? दौर में सहाफियों को गोली मारी गई, सहाफियों को मारा गया। अफ्तार आलम को जिसने गोली मारी आप उसको क्यों नहीं पकड़े? मुल्क आइन के मुताबिक शाह खबर साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी भी आपसे जवाब लेता हूं। आइन के मुताबिक चलना चाहिए, ख्वाहिशात के ऊपर फैसले अदालतों में भी आप भी चल रहे इस वक्त। आप ये सियासी सोच की मुजाहरा नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाह खबर साहब, सियासी एतबार से आप क्या तजवीज़ करते हैं? ये जितना पोलराइज्ड इस वक्त माहौल है, इसमें मज़ीद इजाफा ही होगा, आग ही लगेगी, तो हम पाकिस्तान में क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक वसी तर डायलॉग की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तमाम स्टेक होल्डर्स में मैं बरमला कहूँगा, अदलिया को भी बीच में शामिल करें, आप एस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में शामिल करें, आप जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी शामिल करें। एक जब तक आप एक बैठ के एक जनरल कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे कि हमने करना क्या है, हमने जब तक ये अपने आप को जो है वो तैयार न किया कि हमने किसी की जो है वो बंदूक के लिए जो है अपनी शोल्डर नहीं प्रोवाइड करना, हमने किसी को लेट डाउन करने के लिए दूसरे की सीढ़ी इस्तेमाल नहीं करनी। देखें, ये 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो किसने धरना शुरू किया था? जितने भी था, सर एस्टेब्लिशमेंट ने बैक किया था इमरान खान को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों अपना कंधा देते हैं दूसरे की बंदूक के लिए, गोली के लिए? ये सब ने गलतियां की हुई हैं, मैं आपको बताऊं, सबसे गलतियां हुई हैं। और मैं ये समझता हूं कि अभी सलमान अकरम राजा साहब जो अभी फरमा रहे थे कि ये खलंडरे से बच्चे की जो है वो जिद है या वो काम है, आपको भी इस खलंडरेपन से निकलना पड़ेगा, आपको भी सीरियसली चीज़ों को लेके सोचना पड़ेगा। आपने क्यों IMF को लेटर लिखे हैं, आपने क्यों ट्वीट्स इस तरह की किए हैं, आपने क्यों शेख मुजीबुर रहमान का, आप भी एक बहुत ही जो है एक हटदर्म किस्म के स्टैंस के ऊपर खड़े हैं। तमाम फोर्सेस को थोड़ा थोड़ा पीछे आना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए। अब इकोनॉमी में हम कितना पीछे हैं, IMF हमारे सर पे खड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है इस वक्त। KPK के कुछ अजला में आप रात को बाहर नहीं निकल सकते, दहशत गर्दी का हमें बहुत बड़ा सामना है। ये तमाम चीज़ें तभी हैं कि ये मुल्क होगा, तब हमारी पॉलिटिक्स भी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, हमारे मफादात भी होंगे। खुदारा मैं तो ये कहता हूँ कि कोई एक शख्स आगे आए, और उसके लिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ। मुझे याद है कि जब आसफ सईद खोसा साहब, जब वो जो असाकर निसार साहब का फुल कोर्ट बेंच था, उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त एक वसी डायलॉग की ज़रूरत है और सदर मुमलिकत जो है वो एक ऐसा ओहदा है, इर्रिस्पेक्टिव के वहाँ कौन बैठा हुआ है, वो एक यूनिटी की अलामत है फेडरेशन की। वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आए, उन पे वसी तर डायलॉग करे, उधर पैरामीटर्स तय हों और उसूल जो हैं वो गेम के उसूल तय हों, और उसके बाद फिर आप पॉलिटिक्स करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब, जो PTI का ऑफिशियल अकाउंट है, आज जनरल आसिम मुनीर का बाकायदा नाम और तस्वीर छाप के उन्होंने जो नुकात नीचे लिखे हैं, आपकी सियासी सोच के मुताबिक उसमें से बहुत सारी बातें सही होंगी, लेकिन दैट ऑल्सो शोज़ कि हम फ़ौज और एक बड़ी सियासी जमात जिसको 3 करोड़ लोगों ने वोट दिए हैं, सामने आमने एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने खड़े हुए देखते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुल्क की यूनिटी और इस्तेहकाम के लिए। तो देयर शुड बी ए वे आउट। सियासी सोच, हिकमत अमली वो कैसे होगी? एक डायलॉग हो सकता है तो डायलॉग करें, आपस में बैठ सकते हैं वो करें, कोई तरीकाकार आप सुजेस्ट करें। खावर साहब ने एक अच्छी, शाह खावर साहब ने अच्छी बात की, आप तजवीज़ करें। देखिए, बिल्कुल एक तरीक़ाकार हो सकता है, लेकिन हमें हकीकत को पहले मानना होगा ना। हकीकत जो है वो यही है कि हमारे से इलेक्शन जो छीना गया, जो एक शबखून हुआ, वो कोई सियासी जमातों ने नहीं किया। देखिए, इस बात में किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। हमारा जो गिला है, जो हमारी शिकायत है,
वो इदारों से है, इलेक्शन कमीशन से है। आप जानते हैं क्या हुआ उस रात, हम सब वहाँ मौजूद थे। तो एक कौम की राय पे आप जब डाका डालते हैं, उसकी आवाज़ को सल्ब करते हैं, तो नताइज के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई छींटा आप पर ना पड़े जब इतनी बड़ी एक कार्रवाई के आप मुर्तकिब हो जाएं। तो अब ज़रूरत ये है कि सब लोग अपने अपने किरदार पर नज़र-ए-सानी करें, फरासत से बैठ के बात करें। देखिए, ये कहना कि सब ये गालियां देते हैं, सब ये खिलंडरे हैं, ऐसा नहीं है। पीटीआई के साथ बहुत बड़ी तादाद में वो लोग मुंसलिक हैं जो मैं समझता हूँ वाक़तन इस मुल्क की फ़लाह के लिए सोचते भी हैं और फ़लाह के लिए काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपने उनको रद्द किया, आपने उनको एक मंसूबे के तहत पार्लिमान में नहीं आने दिया। तो ये सब कुछ एक सोच की अक्कासी करती है ये सूरत हाल, कि आपने किसको चाहा कि वो सियासत में आगे बढ़े, किसको आपने चाहा वो ना बढ़े। तो ये सब तो बहुत सालों से आपकी एक प्लानिंग है जो चल रही है, उसका समर आज आपको नज़र आता है। अगर वाक़तन आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और वाक़तन अगर आप कोई सोच रखते हैं जिसमें गहराई है, गिराई है, तो आप आइए, बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। आप अपने ओहदे और अपने रैंक को ज़रा एक लम्हे के लिए भूल जाइए और एक इंसान के तौर पे आप आके बात कीजिए, बात सुनिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि सलमान अकरम राजा साहब हाथ में है, 2018 में आप जैसे इलेक्शन जीते थे उसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आप लोग कैसे इलेक्शन जीते थे। आप 2024 में फरवरी में जैसे इलेक्शन हारे उसमें भी कोई शक नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको जेन्युइनली आप हार गए, मैन्युफैक्चर्ड था प्रोसेस। 18 में भी आपको सपोर्ट किया गया था, 24 में आपको हराने के लिए भी सिस्टम ने काम किया, लेकिन आपके लिए कोई वे फॉरवर्ड भी तो होगा ना। आप जो जनरलाइज स्टेटमेंट दें तो वो ठीक नहीं है, और फौज से टकराओ वो भी पाकिस्तान का मफाद नहीं है। ये पाकिस्तान का मफाद नहीं है कि फौज को गाली निकाली जाए, ये भी मफाद नहीं है कि एक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाल दें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टकराव नहीं होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि हम सब इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, हम सब इस मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। हम सबको बैठ के अपनी गलतियों को मानना चाहिए, वो 2018 की गलती हो या 2024 की गलती हो, हमें उनको तस्लीम करना चाहिए और हमें अवाम को अहमियत देनी चाहिए। देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई कि पाकिस्तान के अवाम कुछ नहीं जानते, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हम ऊपर से बैठ के चंद टेक्नोक्रेट्स की मदद से मुल्क को दौड़ाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये 76 साल से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सन 60 की दिहाई में और टेक्नोक्रेट होते थे, 80 की दिहाई में कोई और आ गए, फिर हमने देखा 2000 में और आ गए और मुल्क नीचे से नीचे जाता गया। तो हमें सबको बैठ के ये सोचना होगा कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है। जो बजट आया है ये पाकिस्तान की आवाम के चेहरे पर एक तमाचा है। जिस तरह सैलरीड क्लास को, जो तनख्वाहदार तबका है, उनको निचोड़ा गया है, उससे नज़र ये आता है कि जहनी एक किस्म की एक बैंक्रप्सी है, जहन में कोई सोच नहीं है फलाह की, आगे बढ़ने की। तो आप बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। हमारा ताल्लुक़ लोगों के साथ है, गलियों में, घरोंदों में, गाँव में जो लोग बसते हैं उनकी आवाज़ आप सुनिए, हम आगे बढ़ पाएंगे। आप एक किसी बंद कमरे में बैठकर इतनी ऊंची फसील क्यों ना हो, आप फैसले नहीं कर सकते। बयानात की जो तलखी है उसको मैं अगर सामने रखूं तो मुझे अभी कोई मिडिल ग्राउंड नज़र नहीं आती। इमरान खान जब ये केस जो भी अभी तोशा खाना का, वो भी घटिया केस है माजरत के साथ, उसके अंदर वो जज साहब के सामने उन्होंने दोबारा बोला कि बादशाह सलामत को पसंद नहीं, जिसको बादशाह सलामत कह रहे थे 25 करोड़ को पता है किसको कह रहे थे। इसलिए मैं टीवी पे इसलिए नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल के लिए मसाइल ना पैदा हो जाए। तो आपको अगर मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक करनी है तो डिसेंट लोग, सलमान अकरम राजा इंगेज करें, खुशा महमूद कुरैशी किसी को इंगेज करें, तो मिडिल ग्राउंड आ जाएगी कहीं ना कहीं। गालियों से तो मिडिल ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल मिडिल ग्राउंड निकल सकती है, लेकिन उस मिडिल ग्राउंड के निकालने के लिए तहरीक इंसाफ को अपनी सोच के अंदर भी एक मुस्बत पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। अभी सलमान भाई की जितनी गुफ्तगू मैं समझाऊं उसमें उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, चाहे जितना मर्जी है, बड़ा आपका रैंक हो, ओहदा हो। मुराद क्या है? मुराद ये है कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुराद क्या है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो भी पाकिस्तान के लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं। आप उनके किरदार को इस तरह मिनिमाइज नहीं कर सकते। जब आपने सवाल पूछा तो शुरू में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने ये अपने अकाउंट से ट्वीट किया, हम ये बिल्कुल हमारा दावा है कि जो हमारे इलेक्शन के ऊपर शब खून मारा गया वो इदारों की जानिब से मारा गया। तो जब जिन्होंने आपके मैंडेट के ऊपर शब खून मारा तो फिर घूम फिर कर आप कहते हैं कि हमने बात भी आप ही से करनी है। आप बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है।
इसमें बाकी सियासी जमातों का भी नहीं, कसूर है कि बिल्कुल जहां ध्यान है, पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, जहां पर ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापे पड़ रहे हो, तो वहां पर आप वो माहौल ही नहीं क्रिएट कर रहे कि जिसके अंदर गुफ्तगू हो सके। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये बात भी अपनी क्लैरिटी के साथ करनी होगी कि जी हम पॉलिटिकल फोर्सेस को रिकग्नाइज करते हैं, भले हमारे उनसे सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इस मुल्क के लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं और हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं एट द एक्सक्लूजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अगर हमने वापस दोबारा, ये आपकी जमात ये बात नहीं कहती, आपकी जमात की ऑफिशियल स्टैंस ये है कि हम नहीं बिल्कुल है, देखिए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे, ये आपकी ऑफिशियल पोजीशन है। नहीं देखें ये एक तोहमत है। जब नून लीग का इरादा ये हो कि हमें वो नापैद करना चाहती है, बैन करना चाहती है, तो उनसे क्या बात हो। देखिए बात तो हो रही है, असेंबली में हम मौजूद हैं, हम कमिटीज़ में मौजूद हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आपकी जमात की ये ऑफिशियल पोजीशन है। आपके तर्जमान ने भी और इमरान खान ने भी कहा 3 जमातों से बात नहीं होगी। वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन देखें उनसे बात तब होगी जब वो मौजू जो है उसको डिफाइन करें, वो माने कि हमने जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना है, जो जमहूरी अमल पे शब खून हुआ उसकी बात हमने करनी है, हम किसी शफाफियत की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो ये बात करना चाहते हैं कि मट्टी पाओ, बस आ जाओ, लॉयल अपोजिशन बन जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हुआ सो हो गया, वो बात नहीं हो सकती। हम ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी 9 फरवरी को हुआ उसके जो मुस्तफ़ीद लोग हैं वो पहले माने कि उस दिन कुछ गलती हुई, अब हम उस गलती को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल बात होगी। लेकिन वो अगर ये कहते हैं कि हम मुश्तमिल अब अदालतें बनाएंगे, ये हुकूमत को आगाज करना चाहिए, पहला कदम आपको लेना चाहिए। जी सलमान रकन राजा साहब समझदार आदमी है, ये पनामा केस में पेश भी होते रहे, इनको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और इनको एक एक चीज़ इनके नज़र से गुजरी है। और ये जो बयानात देते थे, क्या मैंने इनको कहा था कि 2000 जब इमरान खान पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, क्या मैंने इनको कहा था कि जी रिज़ाइन कर दे, असेंबली से निकल दे? इनको नहीं पता था कि जी इलेक्शन जो गवर्नमेंट्स बनेंगी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से बनेगी, इनको नहीं पता था। मैंने इनको कहा था पंजाब हुकूमत छोड़ दे, मैंने इनको कहा था कि सियासत से किनारा कशी कर ले, खुद ये खुदकुश बम्बार्डमेंट है, खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हुई इन्होंने। क्या मैंने कहा था कि 9 मई का वाक़या कर दे? क्या मैंने कहा था कि ये इमरान खान ट्वीट कर दे अपने ऑफिशियल अकाउंट में, बाद में मुकर जाते हैं? मलिक साहब देखें, हर ये चीज़ ख़राब करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब को मैंने कहा है कि आप पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, इलेक्शन रूल्स बनाए, जो भी बनाए, पार्लियामान, दुनिया में पार्लियामान के अंदर बातें, बाहर तो आप गाली गलौज करनी है, वो तो आप पहले भी कर रहे हैं, उसके लिए फिर सारे तैयार हैं, ना मैं मानूं ना मैं मानूं। अगर आप सियासी बात करते हैं, अगर आप जमहूरी सोच रखते हैं, जमहूरियत की खूबसूरती पे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर है। आप जब इक़्तिदार में थे, आपकी आंखों में काली पट्टी बंदी थी, आपका एक ही मिशन था कि जी नवाज शरीफ को किसी तरीके से मिनिमाइज कर दें, मरियम नवाज को हथकड़ी लगा दें। सलमान राजा साहब, उस वक्त आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होती थी, जो आपके बयान आते थे, आप उसको भी ज़रा दोहराएं कि आप माजी में क्या स्टेटमेंटें देते रहे। आपने जुल्म किया, जाते हैं आप अमेरिका में, मलिक साहब 1 मिनट दे दें, बड़ी देर बाद बारी आई है, अमेरिका में जाते यूएनओ में खिताब करने, वहाँ पे कहते जी कि नवाज शरीफ के AC उतरवा दें। नवाज शरीफ को देखें, आपकी सोच का महवर ही नवाज शरीफ है, मूंछों से पकड़ के एक को जेल में डाल दूं, जेल में डाल दें, आप हीरोइन के केस डाल दें, आप हमें अपनी जो मेरी अपनी एहलिया का जनाजा भी नहीं पढ़ सका, आपने क्या क्या जुल्म नहीं किया हमारे ऊपर, ये काम हमने अभी आप पे नहीं किए। बात ये है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे चले गई है, वो आपकी तरफ भी देख रही है, हुकूमत की भी तरफ देख रही है। ना फिर रहेगे बांस तो ना बजेगी बांसुरी। बेहतर है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कौम को एक होप दें, उम्मीद दें कौम को, कौमी मफादात में पाकिस्तान के। शाह खबर साहब, अभी इन्होंने एक जुमला बोला, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बहुत से लोगों को ये खदशा है बाकायदा कि ये वाली सूरत हाल ना पैदा हो जाए, कि कुछ और ही हो जाए, ये बिसात ही ना लपेटी जाए। इन्होंने खुद अपने जुमले में उसका इस्तेमाल कर दिया। नदीम साहब, मैं तो कहता हूँ बांस भी रहे और बांसुरी भी कायम रहे। देखिए मैं आपको बताऊँ, लेकिन ऐसा अंदेशा मौजूद है। मैं आपको बात बताऊँ, चलें यहाँ पे एक कंसेंसस तो डेवलप हुआ, सलमान अकरम राजा साहब भी और आबिद शेर अली साहब भी, हम तो ऑब्जर्वर्स हैं, कि मैं ये समझता हूँ कि PMLN और उनके इत्तेहादी जो पार्लियामेंट में हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जिस पे मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे वो PTI के ही थे।
आई हैव ग्रेट रिजर्वेशंस, उसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस पे मुझे एतराज़ है। हुकूमती इत्तेहाद ये कहे कि ठीक है हम सबको मानने के लिए तैयार हैं कि वो PTI की पार्लिमानी पार्टी बन जाए और वो अपना एक रोल अदा करें। दूसरी तरफ सलमान राजा साहब ये कहें कि हम एक नया मिसाक जमहूरियत करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम मसाइल, ये बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये आर्टिकल 6 और ये सारी चीज़ें झाग की तरह नीचे बैठ जाएंगी। दोनों स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी पोजीशन से पीछे आना पड़ेगा, एक दूसरे के मैंडेट को मानना पड़ेगा, एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा। शाह खबर साहब, आप एक हिम्मत करिए जी, एक इनवाइट भेजिए वो गौहर साहब को और सलमान अकरम राजा साहब को, और इधर से इनके पार्टी के 2 सीनियर लोगों को इनवाइट भेजिए। हो सकता है आपके साथ बैठ के मैं समझता हूँ कि अगर ये हो सकता है तो मैं और मुस्तफ़ा साहब ये करने के लिए तैयार हैं जी आप? जी बिल्कुल शाह खबर साहब, आप दोनों दावत दीजिए इनके। बिल्कुल देते। तो लेट्स सी कि वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। आप उनको तस्लीम करें कि वो जितने भी 81 या 82 सियासत में दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें ना, बात करें तो रास्ता निकल आता है। और उधर से वो ये कहें कि हम मिसाक जमहूरियत पॉलिटिकल पार्टी से करने के लिए तैयार हैं। ये मसाइल का हल है। अब बताइए सलमान अकरम राजा साहब, इज इट डूएबल? सलमान अकरम राजा साहब, नदीम मलिक साहब, बिल्कुल ये ठीक सोच है। देखिए ये फैसला कर लेना PMLN वाले कि वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं या हमसे डायलॉग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम पार्लिमान में रोल अदा करें या वो चाहते हैं कि हमें जेलों में डालें और हम पर संगीन गद्दारी के मुकदमे बनाएं। देखिए ये सोच की जो वजाहत है वो तो इनकी तरफ से आनी होगी ना। हुकूमत ये है, इनके हाथ में इस वक्त ताकत है, झूठी सच्ची जो भी है, हुकूमत तो ये है। उसके बाद मैं समझता हूँ होना ये चाहिए कि हम बैठकर आइंदा का लाएअमल बनाएं, जिसका हदफ पहला जो है वो होना चाहिए एक शफाफ इलेक्शन। इसमें हम इदारों को भी रजामंद करें कि खुदा के लिए ये रविश अब छोड़ दो, इलेक्शन में जो मस्बत नताइज की कोशिश है वो कोशिश तर्क करो, अवाम का जो फैसला है उसको कबूल करो, और उसके बाद जो हुकूमत बनती है वो कौमी फलाह के लिए काम करे, एक दूसरे के वजूद को माने। जब सही मैंडेट हर एक के हाथ में होगा, हमें पता हो कि इनकी सीटें कितनी हैं, दर हकीकत हमारी सीटें कितनी हैं, तो हर एक अपने अपने मैंडेट के मुताबिक अपनी अपनी जगह काम करेगा। जब आप एक कजी पैदा कर देते हैं, इलेक्शन पर हमला करके एक झूठ की सियासत कायम कर देते हैं, एक फरेब की हुकूमत कायम कर देते हैं, तो पूरा निज़ाम अबतर हो जाता है, फिर गुफ्तगू भी मुख्तलिफ हो जाती है, लहजे बदल जाते हैं। तो सही तो राजा साहब आपस में बैठेंगे तो शायद इस मसले का हल निकल आए। आप बैठ के आपस में एक दूसरे के सामने तो इसका हल निकल आएगा। एक बात करने की इजाज़त है? जी जी पूछिए आप। ये सलमान अकरम राजा साहब, आपने 2018 में हमारा मैंडेट चोरी किया, हुकूमत जमहूरियत पर शब खून मारा, हमारी लीडरशिप को बाहर रखा, आप धांधली की पैदावार थे, धांधली के जरिए आए। उसके बावजूद एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आप एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाए, हम हुकूमत का साथ देंगे। इमरान ने कहा, उस पे बिलावल साहब ने भी ये कहा, उस पे इमरान टेररिज्म वाले इशू पे बिलावल ने कहा कदम बढ़ाओ, इमरान खान तुम्हारे साथ है। ये पहले इमरान खान से बात कर लें क्योंकि वो उसने मुकर जाना है। सलमान अकरम राजा साहब को आगे लगाएंगे, बाद में मुकर जाएगा जी मैंने तो इनको कहा ही नहीं। पहले ये अपने लीडर से इजाजत ले जाए क्योंकि उसने मुकर, राजा साहब दोबारा आप जवाब दें, उसने मुकर जाना। राजा साहब से जवाब ले। जी राजा साहब। नहीं देखिए, माजी जो है हमारी कौम का, हमारे मुल्क का कोई ताबनाक नहीं है, उसमें बहुत गलतियां हुई हैं, हर तरफ गलतियां हुई हैं। तो हमें आज फैसला करना है कि इन गलतियों के नतीजे में जिस खाई में हम गिर चुके हैं, हमने उसी खाई में मज़ीद खोदना है, अपने आप को मज़ीद हमने दफनाना है या अब हमने उठना है। तो हमें फ़ैसला करना होगा कि अब हमने एक शफाफ निज़ाम कायम करना है और आगे बढ़ना है। मेरी नज़र में ये पहला मामला है जिस पे हमें गुफ्तगू करनी है। क्या इमरान खान इंडोर्स करेंगे PMLN से बातचीत के अमल को? बिल्कुल करेंगे। देखिए ये तो हम बिल्कुल हमारा तो बड़ी खुशाइंद बात है ये। अच्छा चलाएं, बड़ी खबर चलाएं आप। गुफ्तगू हुई है कि अगर हम शफाफ सियासत की जाने बढ़ सकते हैं, शफाफ इंतखाबात की जाने बढ़ सकते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हर सतह पे डायलॉग मुमकिन है और कोई भी उस डायलॉग से इनकार नहीं करेगा। हमें शफाफियत की तरफ बढ़ना है। उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी वही इदारा दे सकता है। मेरे ख्याल में आप और शाह खबर साहब, जैसे वो अमेरिका में नहीं वो लेजिस्लेशन होती है, वो कैरी लूगर लॉ बन जाता है, तो आप शाह खबर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक फोरम बनाए और उसमें इनको बिठाएं साथ। कोई और मुझे फोरम नजर नहीं आता।
बिल्कुल इतनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है मलिक साहब, इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं कि हमारे माशरे के अंदर से वो इम्पार्शल लोग ही ख़त्म हो गए हैं कि जिनके साथ बैठ के या कोई सैनिटी की बात कर सके। अब उसके अंदर जो बुनियादी किरदार है, उसके लिए माहौल जब आपने क्रिएट करना है तो उसमें हुकूमत को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि आज एक तरफ हेडलाइन लगी हो कि अपोजिशन लीडर के घर पे छापा, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उनकी विक्टिमाइजेशन जारी हो, कोर्ट्स के ऑर्डर्स को आप फ्लाउट कर रहे हो, तो इनको भी एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक हुकूमतें बड़ा दिल दिखाया करती हैं। और फिर जाहिर बात है तहरीक इंसाफ उसको अपने रवश के ऊपर भी गौर करना होगा कि अगर हमने वाकई मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो फिर हमें अपनी जो ईगोज हैं उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और हमें जो बुनियादी बात इस मुल्क में तय करने की जरूरत है, सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग वजूद होना, एक दूसरे की पॉलिसीज की मुखालफत करना, ये तो चलता है, लेकिन जिस बुनियादी चीज पर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे होने की जरूरत है कि हम ये बुनियादी तजाद तय करें कि ये मुल्क चलाना किसका काम है। अब मुल्क चल नहीं रहा है, अब मुल्क चल नहीं रहा। ये 25 करोड़ शाह खबर साहब, अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो मैं सर आपकी शाह खबर साहब से सुन लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान नीचे जा रहा है ना, और लोगों की ज़िंदगियों में जितनी मुश्किल है, वो टाइम दूर नहीं है कि कोई एक सियासी जमात भी और कोई एक इदारा भी अपनी वो जो वैल्यू है ना लोगों की नज़रों में वो कायम नहीं रख सके। बिल्कुल खो देगा। देखिए, मुझे पंजाबी का एक शेर याद आ रहा है कि लाली अखियां दी दस दिए, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। तो आप इकट्ठे बैठ जाएं, आप अपने आप को पहले अपने पैरामीटर्स तय कर लें, रूल ऑफ द गेम सेट कर लें कि हम किसी भी तीसरी कुव्वत को जो है अपने मामलात में नहीं दखल अंदाजी करने देंगे और ना हम किसी के उसमें बहकावे में आएंगे। मेरी तजवीज़ को संजीदगी से लीजिए। मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात वो ऐसे लोग नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे तो अब है नहीं, किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। TORs बना के PTI को और नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ चीदा लोगों को, 7-8 लोगों को इनवाइट करिए और इनको बिठाइए। बिल्कुल कर लेते, बिल्कुल कर लेते। पाकिस्तान के लिए रास्ता निकलेगा, लेकिन आप दोनों हजरात इस पे इनिशिएटिव बिल्कुल ठीक बात है, इस पे हम बिल्कुल। ये खोखर साहब होस्ट करेंगे, आप इसके TORs ड्राफ्ट बिल्कुल कर लेते। राजा साहब, आप क्या ऐड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं तायद करता हूँ। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारा इंतखाब का अमल है उस पर से एतमाद मुकम्मल तौर पे उठ चुका है। अब तो सियासत ये रही नहीं कि अवाम की खिदमत करोगे तो इंतखाब जीतोगे। अब तो ये है कि उस रात कौन क्या करेगा, किसके हक़ में फॉर्म 47 बनेगा, वो जीत जाएगा। लिहाजा किसी जमात को भी अब अवाम से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है, अवाम की सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उसको इदारों की सियासत करने की ज़रूरत है। तो जब तक ये रविश ख़त्म नहीं होगी, इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं करेगा, लोग अपनी अपनी खिदमत करेंगे, ये देखते रहेंगे किस चोर दरवाजे से मैं हुकूमत में आ सकता हूँ तो मैं आ जाऊँ। ये मुल्क के लिए तबाही का बायस है ये अमल, इसको हमें रोकना होगा। शाह खावर साहब, मुस्तफ़ा खोखर साहब ज़रूर इस पे कदम उठाएं। बाकी भी जो साहिब सोच रखने वाले लोग हैं माशरे में, आप हैं, कदम उठाएं। आप देखेंगे आपको लाखों लोग मिलेंगे जो इस बात की तायद करेंगे और तकाजा करेंगे कि इस मुल्क को अब आज़ाद कर दो, इसकी सियासत को आज़ाद कर दो, इसकी सोच को आज़ाद कर दो। क्लोजिंग रिमार्क्स साहब आपसे। देखिए जी मर साहब, मैं यही कहूँगा स्पीकर नेशनल असम्बली की सरबराही में एक कमेटी एक पार्लियामान के अंदर मिलाने, रूल्स तय कर लें, फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं फिर अगेन कहूँगा कि आई डोंट नो कि इमरान खान उस पर कारबंद रहेंगे कि नहीं। हम आपको कहते इंश्योर करते हैं कि स्पीकर साहब की सरबराही में कमेटी बनाकर TOR सेट कर लें, मुल्क को आगे चलाएं, ताकि पाकिस्तान के लोगों में जो इंस्टेबिलिटी है उसका भाम ख़त्म हो और पाकिस्तान आगे चले। पाकिस्तान तब उसी वक्त आगे चलेगा कि अगर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं बैठकर वो बातचीत करें और मुल्क को आगे लेकर जाए। मेरे ख्याल में शाह खावर और मुस्तफ़ा साहब अगर ये कुछ लोगों को मिला के PTI और PMLN के ये तरीकाकार तय कर दें कि पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो यहीं से वे फॉरवर्ड भी मिल सकता है। और उसमें एज अ गुड विल जेस्चर गवर्नमेंट जो है वो PTI के उन आज़ाद लोगों को PTI में तस्लीम कर पहला स्टेप तो ये हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकती है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आबिद शेर अली साहब, शाह खावर साहब और सलमान अगम राजा साहब, आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।